हेलो एवरीवन, माय नेम इज समा शर्मा और आज की इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है वो है ग्रेविटेशन लॉ। यानी ग्रेविटेशन लॉ होता क्या है, यानी गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था फोर्स एंड मोशन क्या होता है और न्यूटन्स के लॉ के बारे में डिस्कस किया था। तो यहाँ पर हम सभी क्या देखते हैं, न्यूटन ने क्या कहा था। न्यूटन्स के लॉ हमारे यह कहते हैं कि यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है यानी रेस्ट की पोजीशन में है तो वह रेस्ट की पोजीशन में ही रहेंगी, और यदि कोई वस्तु हमारी मोशन में है यानी गति की अवस्था में है तो वह गति की अवस्था में ही रहेगी। कब तक? जब तक कि हम उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं कर देते। तो ये हमारे सभी जो रूल्स हैं, ये हमारे रूल्स हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ के बारे में। मैंने बताया आपको कि न्यूटन्स ने ये बोला था, ठीक है। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। तो आप सभी क्या देख रहे हैं कि मेरे हाथ में एक आप सभी को मार्कर दिखाई दे रहा है। तो ये मार्कर मैंने हाथ से पकड़ा हुआ है। यदि मैं इस मार्कर को छोड़ दूं तो आप सभी क्या देखेंगी, जैसे ही मैं इस मार्कर को छोड़ती हूँ ये मार्कर सीधा ज़मीन पर आकर गिरेगा, यानी हमारे अर्थ पर आकर गिर जाएगा, ठीक है। यानी क्या हो रहा है, अभी मैंने इस मार्कर को हाथ से पकड़ा हुआ है, ठीक है। यानी जैसे ही मैं इसको छोड़ती हूँ, यानी हाथ के द्वारा जैसे ही मैं इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करती हूँ तो ये क्या होगा, अभी ये मार्कर रेस्ट की पोजीशन में है, लेकिन जैसे ही इसको मैं हाथ से छोड़ूंगी यानी इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करूँगी तो इसकी जो रेस्ट की पोजीशन है वो इसकी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी और ये मोशन में आ जाएगा। मोशन में आ जाएगा मतलब अभी रेस्ट में छोड़ने के बाद ये ज़मीन पर जाकर गिरेगा, यानी रेस्ट से मोशन में आ जाएगा। तो न्यूटन्स के लॉ के अकॉर्डिंग यदि कोई वस्तु रेस्ट में है और वह मोशन में आ रही है तो इसका रीज़न क्या है, इसका कारण है उस पर एक हमने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर दिया, ठीक है। यानी यहाँ पर हाथ के द्वारा जो मैंने इसको छोड़ा ये मेरा क्या था, एक एक्सटर्नल फोर्स था, ठीक है। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और हम आगे देखते हैं कि होता क्या है। हम देखते हैं कि हमारा ये कोई सन है और इसके चारों तरफ हमारे जो प्लैनेट्स होते हैं वो मूव करते रहते हैं, ठीक है। तो न्यूटन्स के लॉ के अकॉर्डिंग यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है यानी ये हमारा कोई प्लैनेट्स है और ये यहाँ पर है, यहाँ से जब ये आगे बढ़ेगा, अभी ये रेस्ट में है, इसको हमने एक एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया यानी ये अपनी किसकी पोजीशन में आ गया, मोशन की पोजीशन में आ गया, यानी अभी ये मोशन कर रहा है, ठीक है। तो अभी ये मोशन कर रहा है तो यहाँ से ये हमारा कहाँ जाएगा, दूसरे प्लैनेट्स पर पहुँचेगा। लेकिन इस जगह पर आकर ये क्या होता है कि इसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाती है, इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। यानी जो आप देखते हैं हमारा जो सन होता है उसके चारों तरफ सर्कुलर मोशन में हमारे प्लैनेट्स क्या कर रहे होते हैं, मूव कर रहे होते हैं। ऐसा क्या कारण है कि जो सन के चारों तरफ सर्कुलर मोशन में ही हमारे प्लैनेट्स मूव करेंगे। इसका रीज़न ये है न्यूटन्स के लॉ के अकॉर्डिंग कि यदि कोई वस्तु हमारी रेस्ट में है तो वह रेस्ट में ही रहेगी। यानी यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ से हमारा जो प्लैनेट्स है यहाँ पर आएगा, ठीक है, रेस्ट में आएगा। लेकिन इस जगह पर क्या हो जाता है कि ड्यू टू इनर्शिया के कारण, यानी इनर्शिया के कारण जो इसकी रेस्ट की पोजीशन होती है वो रेस्ट में ही रहती है। लेकिन ऐसा क्या कारण है, ऐसा कौन सा फोर्स यहाँ पर अप्लाई होता है कि जो इसकी डायरेक्शन है वो चेंज हो जाती है, यानी सर्कुलर मोशन में आ जाती है। यानी अब जो हमारा प्लैनेट है वो सन के चारों तरफ सर्कुलर मोशन में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, यानी गति कर रहा है। तो यहाँ पर हमारा एक फोर्स अप्लाई हो रहा है जिसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। यहाँ पर हमारा एक सेंट्रीपिटल फोर्स अप्लाई हो रहा है, ठीक है। यानी सेंट्रीपिटल फोर्स के ही कारण हमारा जो प्लैनेट्स है वो सन के चारों तरफ मूव कर रहा है, यानी यहाँ पर एक सेंट्रीपिटल फोर्स वर्क कर रहा है, ठीक है। समझ में आया। एक और एग्जांपल लेके देखते हैं। हम सभी क्या देखते हैं, आपने कभी देखा होगा कि आपने एक थ्रेड यानी धागा लिया, धागे के एक साइड में कोई कंकर का टुकड़ा बांधा, तो आप जब उस धागे को हाथ में लेकर ऐसे घुमाते हैं, आप क्या करते हैं, धागे को लेते हैं
ऐसे घुमाना स्टार्ट करते हैं। ऐसा तो नहीं होता कि आप लोग धागे को लोगे, हल्का सा घुमाओगे और फिर बंद कर दोगे, ऐसा नहीं करते हो। और ऐसा करते भी हो तो क्या होता है, वो जो हमारा धागा होता है वो हमारा वापस ज़मीन पर आकर गिर जाता है। ज़मीन पर आकर किस लिए गिरता है, क्योंकि उस जगह पर जो हमारा फोर्स होता है, यानी जो गुरुत्वाकर्षण फोर्स उस पर वर्क करने लगता है, यानी वहाँ पर हमारा गुरुत्वाकर्षण बल अप्लाई हो जाता है। तो आप क्या देखते हैं, जब आप धागे में किसी पत्थर को लेकर उसको ऐसे घुमाते हैं तो वह हमारा एक, जब आप यहाँ पर, ये हमारा कोई पत्थर है, ये हमारा कोई धागा है, जब आप धागे को लेकर घुमाते हो तो वे ऐसे सर्कुलर मोशन में मोशन यानी मूव करने लगता है। ठीक है, तो मूव करने लगता है यानी उसके अंदर क्या वर्क कर रहा है, उसके अंदर एक अट्रैक्शन यानी एक सेंट्रीपिटल फोर्स वर्क कर रहा है। आप क्या करते हैं, जैसे सपोज करो कि आप धागे को ऐसे करके घुमा रहे हैं और एक टाइम पर आप धागे को या आपके हाथ से छूट जाता है। जब आप धागे को हाथ से छोड़ते हैं तो वो जो हमारा धागा है वो हमारा सर्कुलर मोशन में ना जाकर ऐसे साइड में जाकर ज़मीन पर गिर जाता है। ठीक है, तो ज़मीन पर ये जो धागा होता है ये सीधा क्यों नहीं जाता, ये ज़मीन पर ही क्यों गिर जाता है। तो इसका कारण ये है कि जो हमारा धागा होता है वो हमारा ज़मीन पर इसलिए गिर जाता है कि जो हमारी जो अर्थ है यानी जो हमारी पृथ्वी है उसके अंदर वो क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल होता है, और वो जो धागा होता है वो उस धागे को अपनी तरफ खींच लेती है, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स होता है वो हमारा जीरो हो जाता है। तो यही कारण है कि जो हमारा धागा होता है वो छूटने के बाद सीधा ज़मीन पर गिर जाता है। तो समझ में आया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अभी हम बात करते हैं ग्रेविटेशन फोर्स के बारे में। तो चलिए इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं कि जो हमारा ग्रेविटेशन लॉ होता है इसकी डेफिनेशन होती क्या है। चलिए ग्रेविटेशन लॉ की डेफिनेशन पढ़ते हैं। एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट। सबसे पहले हम बता दें ये जो हम बात कर रहे हैं ये किसी एक वस्तु, किसी एक ऑब्जेक्ट की बात नहीं कर रहे हैं, ये हम अपने यूनिवर्स में हर उस ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। सभी जितने भी हमारे यूनिवर्स के अंदर होते हैं, सपोज करो मैं यहाँ पर हूँ और ये बोर्ड है, यानी ये बोर्ड अपना एक अलग ऑब्जेक्ट हो गया, मैं एक अलग ऑब्जेक्ट हो गई। ठीक है, हमारे सामने चेयर रखी है, ये एक अलग ऑब्जेक्ट हो गया और मैं एक अलग ऑब्जेक्ट हो गई। ठीक है, तो ये जो लॉ है ये यूनिवर्स के लिए है और यूनिवर्स के सभी ऑब्जेक्ट के लिए है। ठीक है, तो चलिए इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद ए फोर्स डायरेक्टेड अलोंग द लाइन ऑफ सेंटर फॉर द two objects that is proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the separation between the two objects। यानी इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये डेफिनेशन बोलना क्या चाह रही है तो वो हम आपको भी समझाते हैं एक एग्जांपल की हेल्प से। सपोज करो हमारे पास ये कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m1। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं न्यूटन्स के लॉ के अकॉर्डिंग यदि कोई वस्तु रेस्ट में है तो वह रेस्ट में ही रहेगी। यानी अभी हमारे पास ये एक ऑब्जेक्ट है, ये किसकी पोजीशन में है, रेस्ट की पोजीशन में, तो ये अभी हमारी रेस्ट में ही है। कब तक, जब तक हम इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे। तो हम क्या करते हैं कि एक फोर्स m1 ये हो, मास m1 ये हो गया और एक ऑब्जेक्ट जिसका मास m2 है हमने ये ले लिया। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं कि हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, एक मास m1 और दूसरा मास m2। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं इनको हम एक लाइन ऑफ सेंटर यानी एक लाइन से जोड़ देते हैं। ठीक है, एक लाइन से जोड़ने पर हम सभी क्या देखते हैं कि इन दोनों पर एक फोर्स अप्लाई हो रहा है, इन दोनों पर एक फोर्स अप्लाई हो रहा है। इन दोनों पर अभी ये फोर्स अप्लाई क्यों हो रहा है, इसलिए हो रहा है सबसे पहले हमने इसको एक लाइन से जोड़ दिया है। ठीक है, यानी जैसा कि लॉ के अकॉर्डिंग हम जानते हैं जब हमारी कोई दो ऑब्जेक्ट की बात होती है तो वहाँ पर हमारा फोर्स अप्लाई होने लगता है, यानी वहाँ पर हम फोर्स की बात करना स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि अभी हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं। तो हम क्या देखते हैं कि हमारे पास ये दो मास लिए हमने,
ये मास m1 और एक m2 लिया, ठीक है। और इन दोनों के बीच की जो हमारा डिस्टेंस है यानी सेपरेशन है वो हमने r लिया, ठीक है। तो हम क्या देखते हैं कि जो हमारा ये फोर्स है वो ये इधर को फोर्स लगा रहा है ऑब्जेक्ट पर, और एक फोर्स हमारा ऑब्जेक्ट पर इधर को लग रहा है, ठीक है। और इन दोनों के बीच में जो हमारा एक फोर्स वर्क कर रहा है वो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा कहलाता है अट्रैक्शन फोर्स। यानी ये जो अट्रैक्शन फोर्स है, ये अट्रैक्शन फोर्स हमारे इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, यानी एक दूसरे को पास लेके आ रहा है, ठीक है। तो इसी की ये जो हमारा ग्रेविटेशन लॉ होता है, ये हमारा इसकी जो डेफिनेशन है, इस डेफिनेशन में वही कहा गया है कि जो हमारे दो ऑब्जेक्ट यूनिवर्स में हमारा कोई भी एक ऑब्जेक्ट है वो दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है विद ए फोर्स, यानी एक फोर्स के साथ, ठीक है। तो इसके साथ अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जो हमारे ग्रेविटेशन लॉ होता है, ग्रेविटेशन लॉ की जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है फ्रेंड्स हमारा Fg=g m1m2/r²। यानी ये फॉर्मूला हमारा बना कैसे, तो वो हम देखते हैं कि जो हमारा ग्रेविटेशन फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, मासेस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू मासेस, यानी दो मासेस के जो हमारा प्रोडक्ट होता है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और ये जो और सेकंड जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इन्वर्सली स्क्वायर एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है दो ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस, यानी उनके बीच को जो सेपरेशन है, जो डिस्टेंस है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है विद स्क्वायर, ठीक है। तो यदि हम इन दोनों इक्वेशंस को, इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 को जोड़ देते हैं तो हम क्या देखते हैं, हमारा ये फॉर्मूला बन के निकल के आता है Fg प्रोपोर्शनल m1m2/r², ठीक है। समझ में आया, ये हमारा फॉर्मूला निकल के आया। लेकिन हम क्या करते हैं, यहाँ पर प्रोपोर्शनल हमारा जो होता है इसकी जगह पर हम कर लेते हैं Fg=g m1m2/r²। यही हमारा क्या होता है, यही हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला होता है, ठीक है। यहाँ पर हम बता देते हैं कि जो हमारे ये होते हैं ये किस किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। तो ये जो हमारा Fg होता है, Fg हमारा कहलाता है ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। m1 और m2 को हम बोलते हैं, m1 m2 आर द masses ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स, यानी m1 और m2 आर द masses ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स, आर द masses ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। और जो हमारा ये r² ये रिप्रेजेंट करता है r², यानी r हमारा रिप्रेजेंट करता है द सेपरेशन बिटवीन दी टू ऑब्जेक्ट, द सेपरेशन बिटवीन दी ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। और ये जो हमारा यहाँ पर कैपिटल जी है, ये कैपिटल जी हमारा रिप्रेजेंट करता है, इसको बोलते हैं हम यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल, कैपिटल जी हमारा रिप्रेजेंट करता है, इसको बोलते हैं हम यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल फोर्स, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल, ठीक है। यहाँ पर जो हमारा कैपिटल जी होता है ये कांस्टेंट होता है, इसकी जो वैल्यू होती है वो हमारी फिक्स होती है। तो कैपिटल जी की हमारी वैल्यू क्या होगी, वो फिक्स होती है 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति पर किलोग्राम स्क्वायर, ठीक है। तो समझ में आया कि जो हमारा ग्रेविटेशनल लॉ होता है ये होता है क्या है, ठीक है। और इसकी डेफिनेशन क्या होती है,
तो इसी के साथ आज की हमारी वीडियो यहीं पर रुकती है और इससे आगे का हम दूसरी वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।